Lord Krishna Naman to everyone. This is Rachit Jain. Today we shall be talking about article of association. Okay, so let's talk about article of association. In our previous class we have already talked about memorandum of association. Okay, so today we'll be talking about articles of association. Okay, so when we talk about article of association, it's like the constitution is internal constitution for the company. इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो आंतरिक व्यवहार है वो कैसे चलेगा, यानी कि कंपनी में मैनेजर के क्या काम होंगे, वो कैसे काम करेंगे, डायरेक्टर्स के क्या काम होंगे, वो कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें, किसके पास क्या पावर्स हैं, किसको क्या ड्यूटीज़ हैं, किसके क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. देखिए जनरली तो क्या होता है कि जो सारी कंपनीज़ हैं वो अपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने हिसाब से बनाती हैं, ठीक है ना. लेकिन कई कंपनीज़ अगर नहीं बनाना चाहें तो कंपनीज़ एक्ट के टेबल एफ में एक्ट 99 के अंदर कुछ प्री सेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिए गए हैं, कंपनी उनको भी सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना. 99 मॉडल्स हैं वहाँ पे जिनमें से कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है ना. अब क्या होता है, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है. और अटेस्टेड से मतलब ये है कि दो विटनेस के सामने उसको, दो विटनेस का भी उस पर साइन होना चाहिए कि हाँ ये हमारे सामने साइन किया गया. और वो जो दो विटनेस होने चाहिए वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो कंपनी से किसी भी तरह से रिलेटेड हो, ठीक है ना. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग बायलॉज ऑफ द कंपनी भी कहते हैं. बायलॉज यानी कि लॉ के अंदर लॉ, ठीक है ना. कंपनीज एक्ट ने जो लॉ बनाया वो बनाया, लेकिन हमने अपनी कंपनी के लिए भी कुछ रूल्स बनाए हैं. वो क्या हैं, लॉ के अंदर कुछ रूल्स. ओके, और इसको हम लोग एक दूसरी चीज़ बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. यानी कि डॉक्ट्राइन से मतलब डिसिप्लिन कह सकते हो आप लोग, कि डिसिप्लिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, की इंडोर मैनेजमेंट को किस हिसाब से चलाना है वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है. ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट्स क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के. सबसे पहले देखिए क्या क्या होता है उसमें. द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स. देखिए यानी कि शेयर कैपिटल कितनी होगी आपकी कंपनी की, वो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे लेट्स से 100 करोड़ आपको मतलब एक दी गई है कैपिटल, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार की तरफ से या कंपनीज एक्ट के अंडर में आपको 100 करोड़ रुपए का सैंक्शन मिला है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको शेयर इशू करने हैं, ठीक है. तो आपने क्या किया, शेयर कैपिटल तो बता दी कि 100 करोड़ रुपए की है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, कुछ शेयर 10 रुपये वाले होंगे, ठीक है, कुछ शेयर 100 रुपये वाले होंगे, या डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर ऐसे समझ लीजिए, कुछ शेयर इक्विटी शेयर होंगे, कुछ शेयर प्रेफरेंस शेयर होंगे, ठीक है ना. प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ाऊँगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. अभी उसके बारे में बात करके उतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है. लेकिन ये आप समझ लीजिए ये शेयर के टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और फिर तीसरा टाइप आता है डिवेंचर, ठीक है ना. डिवेंचर क्या होते हैं, वो बेसिकली कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि कंपनी को लोन देते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है. नेक्स्ट इज़ राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर. यानी कि हर टाइप के, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हों या इक्विटी शेयर होल्डर हों, उनके क्या क्या राइट होंगे, ठीक है. प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स. यानी कि शेयर सर्टिफिकेट्स कब इशू किए जाएंगे, कैसे इशू किए जाएंगे, डिजिटल फॉर्म में इशू करने हैं, फिजिकल फॉर्म में इशू करने हैं, वो सारा कुछ, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है आपकी कंपनी में, वो सारी चीज़ें, ठीक है. प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मांगा, कुछ पैसा हमने किस पे मांगा, कुछ पैसा हमने कॉल पे मांगा, कुछ पैसा आपके अलॉटमेंट पे मांगा, तो ये सारी चीज़ें थी ना. तो ये जब पैसा हम अलग अलग मांगेंगे तो पैसा लोग उसी के हिसाब से अलग अलग हमें देंगे, ठीक है. तो जिस हिसाब से लोग हमें पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से हम पैसा एक्सेप्ट तो करते चले गए. लेकिन मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लेट्स से कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो आपको शेयर को फोरफीट कब करना है, ठीक है ना, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है.
नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर फॉर री इशूइंग फोरफिटेड शेयर्स। अब मान लीजिए आपने किसी के शेयर फोरफिट कर लिए। फोरफिट का बेसिक मतलब ये होता है कि आपने उसके शेयर्स का हरण कर लिया। इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरण या अधिग्रहण, यानी कि किसी के शेयर आपने लेके रख लिए अपने पास, ठीक है ना। अब आपने किसी के शेयर तो लेके रख लिए भाई, ठीक है। अब उन शेयर को री इशू हम करेंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 रुपये आ गए थे, ठीक है ना, किसी के। तो अब क्या हुआ, 5 रुपये के बाद हमें 10 रुपये की ज़रूरत थी, 5 रुपये उसने दिए नहीं। तो अब क्या करेंगे, वो जो 5 रुपये का जो हमें लॉस है वो हम दोबारा से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो जो शेयर्स हमारे पास रखे हैं उनको हम दोबारा से इशू करके, और जनरली जो दोबारा से इशू करते हैं उनको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, यानी कि मीटिंग्स एनुअली होंगी, मंथली होंगी, वीकली होंगी, कैसे होंगी। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स को किन बेसिस पे रखा जाएगा, और अगर मतलब क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स होंगे जिससे हम डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज़, पावर्स एंड रिमेनरेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, और उनको रिमेनरेशन यानी कि पैसा कितना दिया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो डिक्लेरेशन कंपनी देगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, और जो डिविडेंड होगा यानी कि शेयर होल्डर्स को बेसिकली प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड आप 6 मंथ पे डिक्लेयर करेंगे, ईयरली डिक्लेयर करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, ठीक है। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि किस कंडीशन में कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है ना, वो सारा कुछ भी यहाँ मेंशन होता है। नेक्स्ट, प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, यानी कि ऑडिट हमें कब कराना है, मंथली, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कब कराना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ मेंशन होती हैं। नेक्स्ट, सील ऑफ द कंपनी, सील ऑफ द कंपनी यानी कि नेम ऑफ द कंपनी बेसिकली, ठीक है। या आप देखते होंगे कि आजकल एक कंपनी का लोगो बनता है, तो लोगो ऑफ द कंपनी, ये सारी चीज़ें यहीं पे डिसाइड होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी और लॉ ऑफ दिस एक्ट, यानी कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कुछ अपने लिए लॉ बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि हो सकता है हमने किसी पुरानी कंपनी के देख के उनको लॉज को लिया हो, या हो सकता है अपने हिसाब से कुछ लॉज बनाए हों, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आउटसाइडर्स हैं कंपनी के, लेट्स से कोई हमारे क्रेडिटर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ब्रीच कर दे, यानी कि उन्होंने अगर आपको लिमिट दी थी 20,000 शेयर की, तो ऐसा ना हो आप 30,000 शेयर इशू करने के बारे में सोचने लगें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उससे लाइबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए किसी भी डायरेक्टर की या शेयर होल्डर वगैरह की। नेक्स्ट, इफ़ द ऑल्टरेशन इन्वॉल्व्स conversion of public companies into private company then the approval of the central government must be obtained, यानी कि अगर आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो भाई निश्चित है शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होगा, ठीक है। तो जब शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट प्रॉस्पेक्टस। एक्चुअली पॉइंट तो एक और है लेकिन वो आपके कोर्स से इस साल हटा दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसे। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना, ठीक है ना, अगर पब्लिक से वो पैसा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है ना।
तो अगर आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो चाहे आप शेयर्स ले रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स बताता है प्रॉस्पेक्टस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्रॉस्पेक्टस में इट मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जो पब्लिक के लिए एक इन्विटेशन होना चाहिए प्रॉस्पेक्टस। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि या तो कंपनी के द्वारा इन्विटेशन भेजना चाहिए, या ऑन बिहाफ यानी कि कंपनी ने किसी को असाइन किया हो, ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी वो पर्सन एक इन्विटेशन की तरह, यानी प्रॉस्पेक्टस पे उसके साइन होंगे इशू होते समय। नेक्स्ट, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट शेयर्स और डिवेंचर्स, यानी कि जो इन्विटेशन है वो ऐसा थोड़ी आप दावत पे बुलाने के लिए कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, आप इसीलिए कर रहे हो कि आपके शेयर्स और डिवेंचर्स लोग खरीदें। ओके, तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ये हमारे सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। कोशिश करेंगे हम लोग अपना सिलेबस जब ख़त्म हो जाए तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है, बट अभी यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर को, और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।